स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की सियासत में नया सवाल, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में इन दिनों अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय में से कोई बिहार की कमान संभाल सकता है। इन अटकलों ने बिहार की सियासत को और गर्म कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में सत्ता समीकरण बदलते हैं तो फिर भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। जब दोनों ही नेता पार्टी में मजबूत पकड़ रखते हैं और संगठन के भीतर उनका प्रभाव भी माना जाता है। वहीं पर डिप्टी सीएम के पद को लेकर के जेडीयू के भीतर भी कई नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल ये सब राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है, लेकिन इन चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। स्वरोजगार से बदली 200 महिलाओं की जिंदगी, पीएम कौशल विकास योजना बनी सहारा। जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए कई महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके करीब 200 महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाई है और अपनी मेहनत से सफलता की मिसाल पेश की है। अब ये महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर के अपने परिवार का सहारा बन रही है। यह योजना के तहत महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग और फिर अन्य छोटे व्यवसाय। जब प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कई महिलाओं ने खुद का काम शुरू किया है और अच्छी कमाई करने लगी है। इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिला है। महिलाओं का कहना है कि पहले वे रोजगार के लिए दूसरे पर निर्भर थी, लेकिन इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। अब वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही है, बल्कि समाज में भी एक नई पहचान बना रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ललन सिंह के बयान से सियासत गर्म। जब बिहार की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है और वही आगे भी इस पद पर बने रहेंगे। जब उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में चल रही कई चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश मानी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं या फिर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इस बीच ललन सिंह के बयान से बवाल मच गया है, जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाने के लिए तो पर्चा भी दाखिल कर दिया है, जी हाँ, नॉमिनेशन कर लिया, तो आखिर कैसे नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। आरसीपी सिंह की पीएम मोदी से अपील, नीतीश कुमार को मिले बड़ा दायित्व। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो उन्हें कोई बड़ा और महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए। जब उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। आरसीपी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और प्रशासनिक अनुभव भी काफी है। ऐसे में अगर वे केंद्र की दिशा में भूमिका निभाते हैं तो फिर देश को उनके अनुभव का फायदा मिल सकता है। नीतीश के राज्यसभा जाने पर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में ये फैसला नहीं लिए हैं, ये खुद उनका फैसला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, ये उनका फैसला है, लेकिन इसके पीछे की वजह पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू दफ्तर के बाहर एक खास संदेश देने वाला पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के समर्थन में संदेश लिखा गया था। इस पोस्टर के सामने आने के बाद ये मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, जहां और बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा पर सचिन पायलट का तंज। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा सीट से, इन अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में अगर वे अब मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो फिर ये सवाल उठना स्वाभाविक है। सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चा कई सवाल खड़े करती है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति
राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसके लिए वो पर्चा भी दाखिल कर दिए हैं। अब इसको लेकर के पूरे बिहार में बवाल मच गया है, राजनीतिक बवाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनीति में कई तरह के दबाव और परिस्थितियां होती है जिनकी वजह से नेताओं को फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि शायद इन्हीं परिस्थितियों के कारण नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं। बिहार में नई सरकार को लेकर के चर्चा तेज, डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर कयास। जब बिहार में सत्ता के संभावित बदलाव को लेकर के राजनीतिक हलकों में नई सरकार के फॉर्मूले की चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर डिप्टी सीएम पद और फिर मंत्रियों की संख्या को लेकर भी संभावित समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच मंत्री पद को लेकर भी संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। इसके तहत दोनों दलों से कितने मंत्री होंगे इसे लेकर भी अंदर खाने बातचीत की चर्चा है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी दल की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल ये सब राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है, लेकिन इससे बिहार की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ गई है और सभी की नजरें आगे होने वाले फैसले पर टिकी है। राज्यसभा को लेकर के नीतीश कुमार का बड़ा खुलासा, बताया कौन सा सपना करना चाहते हैं पूरा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने पुराने सपने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में रहते हुए हमेशा से देश और फिर समाज के बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा रही है। इसी संदर्भ में राज्यसभा को लेकर के चल रही चर्चाओं को भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका सपना हमेशा से रहा है कि देश की राजनीति में भी उनकी भूमिका निभाएं और फिर बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास और फिर सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाएं। उन्होंने भी ये भी कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा जनता की सेवा करना रहा है, यानी कि उनका सीधा इशारा राज्यसभा पर, जहाँ राज्यसभा के लिए उन्होंने अभी तक तो नामांकन कर लिया है, लेकिन उनका ये सपना बहुत पुराना था। नीतीश कुमार का पुराना सपना था कि वह राज्यसभा जाए, क्योंकि बिहार में विधान परिषद और विधानसभा में वे गए ही हैं और साथ ही साथ लोकसभा भी जा चुके हैं। अब उनके लिए बचा सिर्फ राज्यसभा, तो इसलिए उनका ये पुराना सपना था कि वह राज्यसभा जाएं और इसको लेकर के उनका सपना पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका बदलने की चर्चाओं के बीच उनके समर्थकों में बेचैनी दिखी जा रही है। हाल के घटनाक्रमों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की राजनीति से हट करके राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। झारखंड के जमशेदपुर के नेता सरयू राय ने इस मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में अचानक हो रहे बदलाव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर इसका असर राज्य की राजनीति और फिर प्रशासन पर भी पड़ सकता है। जब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की भूमिका में किसी भी तरीके का बदलाव बिहार के पावर समीकरण को प्रभावित कर सकता है। 20 साल तक बिहार की राजनीति पर छाया रहा नीतीश कुमार का जादू। जी हां, बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। लगभग 20 साल तक उन्होंने बिहार की सत्ता और फिर राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान कई बार राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन नीतीश कुमार लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहे और बिहार की राजनीति को दिशा देते रहे। इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड के बीच कई बार रिश्ते बिगड़े और फिर दोबारा बने भी। या कभी दोनों दल साथ मिलकर के सरकार चलाते रहे तो फिर कभी अलग होकर के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े। बावजूद भी इसके राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बनते बिगड़ते रहे और सत्ता का संतुलन बदलता रहा। जहाँ वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की रणनीति और फिर बदलते हालात के अनुसार फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें लंबे समय तक बिहार की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बनाए रखा। इसी वजह से आज भी बिहार की सियासत में उनके हर फैसले पर पूरे देश की नजर रहती है। आंखों की रोशनी कम लेकिन हौसला बुलंद, रवि राज ने यूपीएससी में हासिल की 20वीं रैंक। जी हां, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अगर हौसला मजबूत हो तो फिर सफलता जरूर मिलती है। इसका ताजा उदाहरण है रवि राज, जिन्होंने आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद भी यूपीएससी की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20वीं रैंक हासिल की है। जहां उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश में प्रेरणा की लहर दौड़ गई है। रवि राज को बचपन से ही आंखों से जुड़े गंभीर समस्या थी, जैसे उन्हें पढ़ाई में कई चुनौतियों का सामना
करना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। परिवार और फिर शिक्षकों के सहयोग से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। अब रविराज आईएएस अधिकारी बनकर के देश की सेवा करेंगे। उनकी सफलता ये साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो फिर कोई भी बाधा इंसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग, जेडीयू विधायकों की बैठक में उठा मुद्दा। जब बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। जेडीयू के कुछ विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई गई है। इस मांग के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो फिर राज्य में नए नेतृत्व की जरूरत होगी। ऐसे में निशांत कुमार का नाम सामने लाया जा रहा है। हालांकि निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस विषय पर कोई भी बयान नहीं दिया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार में शिक्षा में बेटियों की उड़ान, मैट्रिक और इंटर में लड़कियों ने मारी बाजी। जब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। हाल के वर्षों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणामों में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर देखने को मिला है। इससे ये साफ हो गया है कि राज्य में बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है और अपनी मेहनत से नया इतिहास रच रही है। यह सरकारी योजनाओं और फिर परिवारों के बढ़ते सहयोग का भी इस बदलाव में बड़ा योगदान माना जा रहा है। साइकिल योजना, पोशाक योजना और फिर छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं ने लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही गांव और फिर कस्बों में भी अब माता पिता अपनी बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह बेटियों को अवसर और फिर सहयोग मिलता रहा तो फिर आने वाले समय में वे शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाएगी। जब बिहार में बेटियों की ये सफलता समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। सम्राट चौधरी की कितनी संपत्ति, सीएम की रेस में आगे माने जा रहे नेता कितने अमीर। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम काफी चर्चा में है। राजनीतिक हलकों में ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं। ऐसे में लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ गई है कि सम्राट चौधरी के पास कुल कितनी संपत्ति है। वहीं पर चुनावी हल्फनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल है, जैसे जमीन, मकान, बैंक जमा, निवेश और फिर वाहन। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा है और फिर उनके पास एक बोलेरो न्यूरो कार भी है। उनके अलावा सोना चांदी के आभूषण भी उनके और उनके परिवार के पास मौजूद है। हल्फनामे में यह भी बताया गया है कि उनके और फिर उनकी पत्नी के पास लगभग 200 ग्राम सोना है, जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही कई जगह जमीन और संपत्ति भी उनके नाम पर दर्ज है। खास बात यह है कि हल्फनामे के अनुसार उनके ऊपर कोई बड़ा कर्ज नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सम्राट चौधरी का कद पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भाजपा में उनकी मजबूत पकड़ और फिर सरकार में अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के कारण उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में भावुक हुए नीतीश कुमार, विधायक भी हुए भावुक। बिहार की राजनीति में एक भावुक पल उस समय देखने को मिला जब जेडीयू की एक बैठक के दौरान नीतीश कुमार भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेताओं और फिर विधायकों से बातचीत करते हुए कहा कि अब हम गुलदस्ता किसे देंगे। ये सुनकर के बैठक का माहौल काफी भावुक हो गया। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद वहां मौजूद कई विधायक भी भावुक हो गए और कुछ की आंखों से आंसू भी निकल आए। माना जा रहा है कि ये बयान उनके राजनीतिक भविष्य और फिर बदलती भूमिका की चर्चाओं के बीच आया है, जिससे पार्टी के भीतर भावनात्मक माहौल बन गया। यह पार्टी में बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति और फिर नेतृत्व से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। नीतीश कुमार के 10 फैसलों ने बदल दी बिहार की तस्वीर, नीतीश मॉडल की देश भर में चर्चा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंबे समय से बिहार में विकास और फिर प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जब पिछले करीब 2 दशकों में उनके इस फैसले ने बिहार की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि कई राज्यों ने भी उनके कुछ मॉडल और योजनाओं को अपनाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़कों का व्यापक निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुधार, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण, शराबबंदी कानून और फिर छात्र छात्राओं के
के लिए साइकिल और पोशाक योजना जैसे फैसले काफी चर्चित रहे हैं। इन योजनाओं का मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना और फिर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना था। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों ने बिहार में सामाजिक और फिर आर्थिक बदलाव की नई दिशा दी है। खास करके महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और फिर बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में किए गए कामों को कई राज्यों ने भी अपने यहाँ पर लागू करने की कोशिश की है, जिसे अक्सर नीतीश मॉडल के नाम से जाना जाता है। बिहार की बेटी अपूर्वा ने रचा इतिहास, आईपीएस से बनेगी आईएएस। जी हां, बिहार की बेटी अपूर्वा ने यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करके नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस कठिन परीक्षा में 42वीं रैंक प्राप्त की है। खास बात यह है कि अपूर्वा पहले से ही आईपीएस की अधिकारी हैं और अब बेहतर रैंक मिलने के बाद वे आईएएस में शामिल होंगे। अपूर्वा की इस सफलता ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में गर्व का माहौल बना दिया है। उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और फिर आत्मविश्वास के दम पर ये मुकाम हासिल किया है, जहां उनकी इस उपलब्धि से ये साबित होता है कि लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। यह अपूर्वा की सफलता से युवाओं, खास करके बेटियों को बड़ी प्रेरणा मिली है, जहां कई लोग उनकी मेहनत और फिर संघर्ष की कहानी को सराह रहे हैं और इसे बेटियों की बढ़ती ताकत और फिर शिक्षा के तहत महत्व का प्रतीक मान रहे हैं। बिहार की राजनीति में नया मोड़, जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री। जी हां, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने की खबर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और अब इसे एक नई सियासी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार के पार्टी में आने से जेडीयू को नया नेतृत्व और फिर ऊर्जा मिल सकती है। या अब तक वे राजनीति से दूर रह करके निजी जीवन में ही सक्रिय थे, लेकिन पार्टी के कई नेता पहले से ही उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर वे सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो फिर जेडीयू के संगठन और फिर नेतृत्व में नई दिशा देखने को मिल सकती है। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा की हैट्रिक, तीसरी बार बने प्रदेश अध्यक्ष। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें तीसरी बार बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। खास बात यह है कि इस बार भी उन्हें निर्विरोध चुना गया है, जिससे पार्टी के भीतर उनकी मजबूत पकड़ साफ दिखाई देती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिली है और कार्यकर्ताओं के बीच उनका अच्छा प्रभाव है। इसी वजह से पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उनके दोबारा अध्यक्ष बनने से जेडीयू के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार को मिला नया राज्यपाल, सैयद अता हसनैन संभालेंगे जिम्मेदारी। जहां बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच राज्य को यानी कि बिहार को नया राज्यपाल भी मिल गया है। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वह पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के वरिष्ठ और जिम्मेदार सम्मानित अधिकारी रह चुके हैं, जहां उन्होंने करीब 40 वर्षों तक सेना में सेवा दी है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। वे श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर यानी कि चिनार कोर के कमांडर भी रह चुके हैं और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही उनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है और वे जल्द ही पटना के राजभवन में अपना कार्यभार संभालेंगे। सैयद अता हसनैन 6 मार्च 2026 से बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे और राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। बिहार में मौसम का अलर्ट, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। जब बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जब विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तेज आंधी चल सकती है और फिर कई जगहों पर बिजली गिरने की और फिर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। खास तौर पर उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिन में गर्मी बढ़ने के साथ साथ शाम या फिर रात के समय अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवा के साथ बादल छा सकते हैं और फिर कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इस दौरान खेतों में काम कर रहे किसानों और फिर खुले मैदान में मौजूद लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जहां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पैरों के नीचे या फिर खुले स्थानों में खड़े ना रहे और फिर बिजली चमकने के समय सुरक्षित जगह पर रहें। जब मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रह सकती है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
नियोजित शिक्षक मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार में 31 एफआईआर दर्ज। जब बिहार में नियोजित शिक्षकों से जुड़े हुए मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 31 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन मामलों में 31 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। यह कार्रवाई जांच में सामने आई अनियमितताओं और फिर फर्जी दस्तावेजों के आरोपों के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान कई मामलों में प्रमाण पत्रों और फिर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इसके बाद संबंधित जिलों के शिक्षा विभाग और फिर प्रशासन ने जांच शुरू की और जिन मामलों में गड़बड़ी पाई गई वहां पर कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। जब प्रशासन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आगे भी जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जारी रहेगी। यूपीएससी में पहली कोशिश में सफलता, वैभव सूर्यवंशी के मामा बने अफसर। जी हां, यूपीएससी की परीक्षा में सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। मशहूर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने पहले ही कोशिश में परीक्षा पास कर ली और अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। जब बताया जा रहा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी और एक अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन उनका सपना सिविल सेवा में जाने का था। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर के पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। लगातार मेहनत और फिर सही रणनीति के कारण उन्हें पहले ही कोशिश में बड़ी सफलता मिल गई। जब उनकी इस उपलब्धि ने युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा पेश की है। परिवार और फिर दोस्तों का कहना है कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और फिर अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटे। अब उनकी सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है और कई छात्र उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर के आया बड़ा अपडेट, किसान दे ध्यान। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त की राशि फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर के मार्च 2026 के पहले सप्ताह के बीच किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। माना जा रहा है कि ये रकम अब होली तो खत्म हो गया, होली के बाद किसानों को मिल सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे ई-केवाईसी जरूर पूरा कर लें, क्योंकि जिन किसानों की ई-केवाईसी या फिर आधार लिंकिंग पूरी नहीं होगी उनकी किस्त अटक सकती है। किसान अपनी भुगतान की स्थिति pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर के आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री की तैयारी, नीतीश बोले बिहार के लिए काम करते रहेंगे। जब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में शामिल होने की खबर तो आई है। इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे नई सियासी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आगे भी बिहार के विकास और फिर जनता के हित में काम करते रहेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर के कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो फिर जेडीयू के संगठन और नेतृत्व में नई दिशा देखने को मिल सकती है। फिलहाल पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस खबर ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। राज्यसभा जाने की चर्चा पर बोले नीतीश कुमार, मैं हूं ना। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच जेडीयू की बैठक में दिलचस्प माहौल देखने को मिला है। जब पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के बीच चल रही अटकलों को लेकर के नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं हूं ना। जब उनकी इस बयान के बाद बैठक में मौजूद नेताओं ने राहत की सांस ली है। जब बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर कई नेता इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो फिर राज्य की राजनीति में क्या बदलाव होगा। इसी को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है, जहां पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे पार्टी और फिर बिहार के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर से ट्रेनों में भारी भीड़, अप्रैल तक सीटें फुल। जब बिहार में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में सीटों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। वहीं पर स्थिति यह है कि कई ट्रेनों में अप्रैल तक की सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब त्योहारों, शादी विवाह के मौसम और फिर कामकाजी लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। खास करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और फिर अन्य बड़े शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जहां रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कोच या फिर विशेष ट्रेनों पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं पर यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना पहले से बना करके टिकट बुक करें, ताकि उन्हें अंतिम समय में परेशानी ना हो।
नीतीश कुमार पर अखिलेश यादव का तंज, कहा पीएम बनते तो अच्छा होता। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे राज्यसभा सदस्य बनकर ही राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। जी हाँ, उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अगर वे राज्यसभा का रास्ता चुनते हैं या तो फिर ये उनकी राजनीतिक कैरियर के अंतिम चरण की तरह माना जा सकता है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि जेडीयू की ओर से इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं और इसे लेकर की राजनीतिक बहस जारी है। बिहार बनेगा देश का नया पावर हब, 78,000 करोड़ निवेश की तैयारी। जब बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी छलांग दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जब राज्य सरकार ने करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके जरिए बिहार को देश का नया पावर हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और फिर ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। जब बताया जा रहा है कि इस निवेश योजना में देश की बड़ी कंपनियों की भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। जब टाटा और फिर अडानी समूह जैसे बड़े उद्योग समूह की नजर भी बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं पर है। अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती है तो फिर राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता काफी बढ़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी, बल्कि उद्योग और फिर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जब विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुद राज्यसभा और बेटे के लिए एमएलसी सीट की चर्चा, कुशवाहा की राजनीति पर नजर। जब बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। खबर के मुताबिक खुद के लिए राज्यसभा सीट और फिर अपने बेटे के लिए विधान परिषद सीट की उम्मीद कर रहे हैं। इसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि क्या भाजपा उनकी इच्छा पूरा करेगी। बताया जा रहा है कि बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच कई दल अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है और उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। हालांकि भाजपा या फिर कुशवाहा की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा होता है तो फिर बिहार की सियासत में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। इनामी अपराधी की पोती बनी आईएएस आकांक्षा ने यूपीएससी में रचा इतिहास। यूपीएससी की परीक्षा में आकांक्षा ने शानदार सफलता हासिल करके एक नई मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि उनके दादा पर कभी सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन परिवार की उस छवि के बावजूद भी आकांक्षा ने मेहनत और फिर लगन से अपनी पहचान बनाई। आकांक्षा ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी और फिर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लगातार मेहनत करते हुए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है और अब वो प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर के देश की सेवा करेगी। जब उनकी सफलता की कहानी आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जहां आकांक्षा ने साबित कर दिया है कि इंसान का भविष्य उनके हालात से नहीं बल्कि उनकी मेहनत और संकल्प से तय होता है। कौन है मैथिली बोलने वाले रैपर बालेन शाह जो नेपाल के नए पीएम बन सकते हैं। नेपाल की राजनीति में इन दिनों बालेन शाह का नाम तेजी से चर्चा में है। वे एक समय के लोकप्रिय रैपर, इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके हैं। अब वे राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख चुके हैं और फिर उन्हें नेपाल के संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवारों में गिना जा रहा है। बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में एक मैथिल मधेशी परिवार में हुआ था। वे सिविल इंजीनियर है और उन्होंने संरचनात्मक इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया है। राजनीति में आने से पहले वे नेपाली हिप हॉप के जाने माने रैपर थे और उनके गाने भ्रष्टाचार, असमानता और फिर युवाओं की समस्याओं पर आधारित होते थे। 2022 में बालेन शाह ने इतिहास रचते हुए काठमांडू के पहले स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट मेयर के रूप में चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी और फिर प्रशासनिक सुधारों के मुद्दे उठाकर के युवाओं के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की। जब 2026 में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी से राष्ट्रीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब उन्हें नेपाल के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह की लोकप्रियता खास करके जन जी और फिर युवाओं के बीच बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे पारंपरिक राजनीतिक नेताओं से अलग और फिर बदलाव की बात करने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। अगर उनकी पार्टी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करती है तो फिर वे नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई। जहां बिहार में राजस्व सेवा से जुड़े हुए कर्मियों के लिए विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अगर कोई कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार या फिर विभाग की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के बाद विभाग के कर्मचारियों के बीच हरकत में चर्चा बन गई है, जब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आचरण नियमों का पालन करना जरूरी है। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट, टिप्पणी या फिर बयान नहीं देना चाहिए जिससे सरकार या फिर विभाग की छवि पर नकारात्मक असर पड़े। अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बांका के 2 युवाओं ने यूपीएससी में लहराया परचम। जब बिहार के बांका जिले के 2 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। जहां अनिकेत ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की है, जबकि प्रणय को 245वीं रैंक मिली है। दोनों की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि अनिकेत और फिर प्रणय ने कठिन परिश्रम और फिर लगातार तैयारी के दम पर यह सफलता प्राप्त की है। परिवार और शिक्षकों का कहना है कि दोनों शुरू से ही पढ़ाई में बेहद मेहनती रहे हैं और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन से तैयारी की है। दोनों युवाओं की सफलता से जिले के छात्रों को बड़ी प्रेरणा मिली है। लोगों का कहना है कि उनकी उपलब्धि ने यह साबित करती है कि छोटे शहरों और फिर गांवों में युवा भी कड़ी मेहनत और फिर सही दिशा में प्रयास करके देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं।